दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका महकता इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज फिर एक इतिहास के पन्ने को खोलते हैं और ये पन्ना खुलता है दिल्ली के लोधी गार्डन में, जहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई हैं जो ज़्यादातर मकबरे हैं और मुग़लों से पहले के यानी दिल्ली सल्तनत के समय के हैं, और उनमें से भी ज़्यादातर सैयद और लोधी वंश के समय के हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी खूबसूरत सी एक पुरानी इमारत, ये है मकबरा सुल्तान मोहम्मद शाह का। ये सैयद वंश के तीसरे बादशाह थे। 1434 से लेकर 1445 के बीच में इनका राज दिल्ली में रहा और अपने अंकल मुबारक शाह के बाद ये राजा बने। मुबारक शाह की मौत 1434 में हुई, जिसके बाद इनको तख्त मिला और ये बने दिल्ली के सुल्तान। दोस्तों, ये अपने कार्यकाल में कोई ख़ास कारनामा नहीं कर पाए थे। ना तो ये अच्छे प्रशासक थे, ना ये अच्छे योद्धा थे। इनकी रुचि राज्य के कामकाज में ज़्यादा नहीं थी। बस इनको जो सबसे ज़्यादा पसंद था वो था आराम करना और अय्याशी करना। दरअसल इनके जो चाचा थे मुबारक शाह, जिनका हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं, उनकी मौत के बाद ये सुल्तान बने। उनका अपना कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे को गोद लिया जो थे यही मोहम्मद शाह। इनका असली नाम था मोहम्मद बिन फरीद। सुल्तान बनने के बाद इनका नाम हुआ मोहम्मद शाह। ये हमने आपको बताया कि आराम पसंद और अय्याशी पसंद शासक थे, तो जाहिर है कि इनको एक अयोग्य शासक तो होना ही था, और ये हुआ भी। दोस्तों, 12 सालों तक दिल्ली सल्तनत पर इनका राज रहा। आम भाषा में कहें तो वो ये कि इन्होंने राज्य की व्यवस्था का बैंड बजा दिया था। कोई क़ानून व्यवस्था यहाँ उस समय नहीं रह गई थी। इनके एक वज़ीर थे जिनका नाम था सरवर उल मुल्क। तो इनके राज्य के शुरुआती 6 महीने तो इन्होंने यानी वज़ीर सरवर उल मुल्क ने संभाले। सारी पावर उनके पास थी, सारे फैसले वो लेते थे। लेकिन फिर जल्दी ही उनके भी विरोध में एक और गुट उभरने लगा इनके दरबार में, जिसके मुखिया थे कमाल उल मुल्क। अब क्या हुआ कि जो पहले वाले वज़ीर थे सरवर उल मुल्क, उन्होंने सुल्तान मोहम्मद शाह के ख़िलाफ़ साजिश रची उनको मारने के लिए। लेकिन जो विरोधी गुट था कमाल उल मुल्क की लीडरशिप में, उसने सुल्तान का वफादार रहते हुए उसको बचा लिया, और सरवर उल मुल्क अपनी साजिश में सफल नहीं हो पाया। बल्कि इस असफल प्रयास के बाद सुल्तान मोहम्मद शाह के लोगों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। अब इसके बाद कमाल उल मुल्क को उसकी वफादारी का इनाम मिला और उसको सुल्तान के द्वारा वज़ीर बना दिया गया। लेकिन वो पहले वाले वज़ीर जितना योग्य साबित नहीं हुआ। यहाँ पर सुल्तान के सामने एक अच्छा मौका था कि वो राज्य के लिए अच्छे काम कर सकता था, क्योंकि दरबार में इस समय उसको पूरा समर्थन था। लेकिन उसने कुछ नहीं किया और आराम से अय्याशी में लगा रहा। फलस्वरूप चारों तरफ विद्रोह और अराजकता फैल गई। मालवा का सुल्तान महमूद शाह तो दिल्ली पर अटैक करने के लिए दिल्ली तक पहुंच गया और दिल्ली के नज़दीक अपनी सेना सहित कैंप भी लगा लिया। अब मोहम्मद शाह के हाथ पैर फूल गए और स्थिति को हाथ से निकलते देख उसने सरहिंद के कमांडर बहलोल लोधी को बुलावा भेजा। बहलोल लोधी ने यहाँ आकर महमूद शाह की फ़ौज पर अटैक कर दिया। तब जाकर सुल्तान मोहम्मद शाह की जान में जान आई। अब इसका निचोड़ निकालें तो वो ये कि मोहम्मद शाह एक कमज़ोर और अय्याश बादशाह साबित हुआ और भीतरी और बाहरी संकटों से अपनी सल्तनत को नहीं बचा पाया। परिणाम स्वरूप मोहम्मद शाह का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के लिए एक भयानक समय साबित हुआ। नई दिल्ली के लोधी गार्डन में बना मोहम्मद शाह का ये मकबरा एक उल्लेखनीय और मील का पत्थर है। ओक्टागोनल शेप वाला ये मकबरा लोधी गार्डन के दक्षिण पश्चिमी कोने में स्थित है। ये मकबरा सबसे बड़ा मकबरा है जो उस समय का है और आज तक बचा हुआ है। दोस्तों, मोहम्मद शाह का मकबरा बगीचे की सबसे शानदार संरचनाओं में से एक है, जिसका निर्माण लोधी काल से भी पहले का है। इस मकबरे में आप उस समय की वास्तु की विशेषताएं देख सकते हैं। इसका जो बेस है वो, जैसा कि इसकी शेप से पता चलता है, ओक्टागोनल शेप में है। प्रत्येक कोने पर मजबूत पिलर्स हैं। दरवाजे घुमावदार शेप में बने हुए हैं। दीवारों पर जो प्लास्टर है उसके ऊपर जटिल रूप से डिज़ाइन उकेरे गए हैं। मकबरे का जो मंडप है वो धनुष के आकार में बना हुआ है। मकबरे के मध्य भाग के चारों तरफ एक खूबसूरत बरामदे का निर्माण किया गया है और इसका डायमीटर 15 मीटर की लंबाई में बना हुआ है। इसके अंदर 8 कब्रें बनी हुई हैं, जिनमें खुद सुल्तान और परिवार के दूसरे लोगों की कब्रें शामिल हैं। मकबरा ऊंचाई पर बना हुआ है। चारों तरफ खूबसूरत पार्क देखते ही बनता है।
इसकी छत के ऊपर मेन बड़े गुंबद के चारों तरफ छोटी छोटी 8 छतरियां बनी हुई हैं। गुंबद को एक कमल के फूल की कलाकृति से सजाया गया है। इसके अंदर बनी हुई 8 कब्रों में से माना जाता है कि सबसे बीच वाली कब्र मोहम्मद शाह की है। दोस्तों, बाद के सैयद शासकों को गरीब शासक कहा जाता था, क्योंकि इनकी आय का मुख्य स्रोत जागीरदारों द्वारा दिया गया कर और अपनी इच्छा से श्रद्धांजलि के तौर पर उनके द्वारा जो भी दिया जाता था उसी पर इनको निर्भर रहना पड़ता था। इनके चारों तरफ विद्रोह अनियंत्रित रूप से बढ़ गए थे और संघर्षों में हुए आर्थिक नुकसानों ने इनको आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। खासकर मोहम्मद शाह और इनके बेटे आलम शाह के शासनकाल में तो ख़जाने की कमी हो गई थी और छोटे और मध्य आकार के मकबरों के अलावा बड़े मकबरे बनाने के लिए पर्याप्त धन मौजूद नहीं था। परिणाम स्वरूप इस कालखंड की वास्तुकला में कब्र बनाने का काम अधिक होता था। इस मकबरे में आप इंडो इस्लामिक वास्तुकला का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। इस दौर के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वास्तुकारों और कारीगरों की कमी के कारण वे अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए स्वदेशी हिंदू आबादी पर निर्भर थे। बाद में इस्लामिक आप्रवासियों ने इस क्षेत्र में घुसपैठ की, जो कि मध्य पूर्व और मंगोलों के द्वारा भारत पर हुए आक्रमणों के समय यहाँ आए और मध्य पूर्वी शैली की शुरुआत के साथ इस काम में शामिल हो गए। इस समय तक यहाँ कंस्ट्रक्शन के ज़्यादातर कामों को हिंदू कारीगर ही करते थे। दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है वो 1206 से 1526 ईस्वी तक का है, जिसके तहत 5 इस्लामिक वंशों ने थोड़े थोड़े समय के लिए यहाँ पे राज किया। इन्हीं इस्लामिक वंशों के राज्यकाल के दौरान इस्लाम का प्रसार भारत में हुआ और हिंदू इस्लामिक कला, संगीत और वास्तुकला का प्रचार प्रसार यहाँ हुआ। मोहम्मद शाह के बेटे और उनके बाद तख्त पर बैठे अलाउद्दीन आलम शाह ने 1444 में इस मकबरे को बनवाया। ये एक शांतिपूर्ण जगह है और अगर आप लगातार काम करके थक गए हैं या फिर शहर की हलचल से छुट्टी लेकर थोड़ा समय शांति से बिताना चाहते हैं तो यहाँ आकर ये काम बखूबी किया जा सकता है। यहाँ आकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मकबरे हैं जो वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं और उनमें से ज़्यादातर देखने के लिए फ्री हैं, और ये मकबरा लोधी गार्डन की खूबसूरती को निहारने के लिए एक बेहतर शुरुआत हो सकता है।